अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बात क्या है मेरी जान, इस कदर घबराए हुए क्यों हो? यार बड़ी भयानक औरत है, मेरे तो फरिश्तों की भी हिम्मत नहीं पड़ती। भला मैं इस हद तक जा सकता हूँ? उसने खुद ही गड़बड़ कर डाली थी और फिर मौका महल भी नहीं देखती। मेरा ख्याल है वो तुम्हारे अब्दुल भाई और रुई वाला के सामने भी अज़हार इश्क के भूंडे तरीके इख्तियार करेगी। हाँ, ये तो ख़तरनाक बात है। अभी तो बहुत सी ऐसी मिलेंगी मेरी जान, ज़रा किसी फिल्म फनांसर की हैसियत से खुद को मुतारफ तो हो जाने दो, मैंने आंख दबाते हुए कहा। तब तो जल्दी भाग जाना पड़ेगा, तालूत ने शाने हिलाते हुए कहा। काफ़ी देर तक हम इसी किस्म की गुफ्तगू करते रहे। फिर मैंने तालूत को इशारा किया। मैंने शाहिदाना का दोशाला ओढ़ा और तालूत खुद निगाहों से रूपोश हो गया। इस अंदाज में हम दोनों बाहर निकल आए। हमने कोठी के लान का रुख किया था और बिल्कुल ठीक वक्त पर बाहर पहुंचे। एक खूबसूरत सी कार से रोशीला उतर रही थी। कार में बावर्दी ड्राइवर मौजूद था और रोशीला ने भी क़यामत ढाई थी। एक इंतहाई नफीस साड़ी में मलबूस थी और चेहरे पर इतना हसीन मेकअप कर रखा था कि बस देखते रहो। उम्दा है, मैंने तालूत का शाना दबाते हुए कहा। हाँ, लेकिन औरत के म्यार से गिरी हुई है, इसे तो बर्दाश्त करना पड़ेगा प्यारे। म्यारी औरत इस तरफ नहीं आएगी। ये भी ठीक कहते हो, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर एकदम बोला, ओह वो देखो सेठ साहब, उसकी पजीराई को किस तरह लपक रहे हैं। आओ करीब से देखें, मैंने कहा और हम दोनों आगे बढ़ गए। मिस रोशीला बड़े नाज से कदम उठाती हुई आगे बढ़ रही थी और सेठ साहब अपनी उम्र को नज़रअंदाज करके उनकी तरफ दौड़े जा रहे थे। लेकिन मिस रोशीला की निगाहें शायद हम दोनों को तलाश कर रही थी। वो किसी गलत फहमी में मुब्तला थी। माँ कसम, क्या मत का करब है, आफत है आफत। आओ, वो दोनों कहाँ हैं सेठ साहब? राणा साहब को बोलता है, अंदर हैं। माँ कसम, राणा साहब तो शहीद हो गया, एकदम खल्लास हो गया। मैं उन्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ सेठ साहब। क्या बोलता पड़ा शीला बाई, वो तो हमारा मेहमान है, अभी तो उससे रात के खाने पर कारोबारी बात करने को मांगता। अरे तुम देखती हो शीला बाई, राणा साहब का दौलत और हमारा मेहनत, माँ कसम थोड़े रवज के बाद हम ही हम होएगा। वो 5 लाख में से मेरे 1 लाख मेरे ड्राइवर को अदा कर दें। क्या बोलता रोशीला बाई? माँ कसम 1 लाख का बात कब हुआ? हम तो 10% बोला, 20% रुई वाला, इससे कम पर बात नहीं हो सकती। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था। अरे क्या कहता है मिस रोशीला, अभी हमारे को हिसाब भी तो देना पड़ेगा। सेठ साहब, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कैसा हिसाब देंगे। पहले ही मरहले पर गड़बड़ ना करें, अभी तो बात बहुत आगे बढ़नी है। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा, ठीक है, आओ, सेठ साहब ने घबराए हुए अंदाज में कहा और वह दोनों अंदर दाखिल हो गए। फिर वही हुआ, हमें पूरी कोठी में तलाश किया गया, एक एक मुलाजम से पूछा गया। दोनों काफ़ी हद तक परेशान हो गए। उनकी समझ में नहीं आया कि हम कहाँ गए। आरफ, तालूत ने मेरा शाना दबाते हुए कहा, गोया इन 5 लाख में 20% रोशीला का है। यकीनन अब 20% तो होना ही चाहिए। बेकौल उसके, उसने अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया है। गोया हम इतने ही बेवकूफ़ हैं। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं। क्या मतलब? अरे तो क्या हम एक मामूली सी तिजोरी भी नहीं तोड़ सकते? क्या सेठ ने इतनी जल्दी रुपया बैंक में रखवा दिया होगा? ओह, उसका हार्ट फेल हो जाएगा तालूत, गंदा हार्ट है, फेल हो जाने दो, ये रुपया नूरी के काम आएगा, तालूत ने कहा और मैं उसकी शक्ल देखने लगा। तालूत अपने इरादे में पुख्ता नजर आ रहा था।
आओ जब तक वो हमें तलाश कर रहे हैं हम उसकी तजोरी तलाश करें। तालूत ने कहा और हम दोनों तजोरी की तलाश में चल पड़े। सेठ रुईवाला की तजोरी ऐसी जगह नहीं हो सकती थी जहां आम निगाहें पहुंच जाएं, लेकिन उसकी बदकिस्मती के खोजी भी मामूली नहीं थे। तालूत जब तजोरी की तलाश में नाकाम रहा तो उसने रासम को आवाज़ दी और रासम हाजिर हो गया। रुईवाला की तजोरी की तलाश है, तालूत ने कहा। तशरीफ़ लाइए, रासम ने गर्दन झुका कर कहा और हम उसके साथ चल पड़े। रासम हमें एक अंदरूनी कमरे में ले गया और फिर उसने एक खूबसूरत मुजस्मे की आंख दबाई और मुजस्मे की पुश्त पर हल्की सी कट कट की आवाज़ के साथ ही एक चकोर खला नमूदार हो गया। दाईं आंख दबाएंगे तो तजोरी बंद हो जाएगी, रासम ने कहा। ठीक है, तालूत ने गर्दन झटकी और रासम निगाहों से उजल हो गया। तालूत ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर तजोरी के करीब पहुंच गया। तिजोरी में बहुत से कागजात, कुछ जेवरात जिनके साथ कागज़ की चिटें बांधी हुई थीं, इसके अलावा 5 लाख के नोटों की गुड्डियाँ और बहुत सी चेक बुकें और पास बुकें रखी हुई थीं। ज़ाहिर है सेठ साहब की असल दौलत तो बैंके में होगी। ये 5 लाख अभी बैंक तक पहुंचाने की मोहलत नहीं मिली होगी, वरना ये भी बैंक में होते। ज़रा देखो तो सही आरफ, इस सेठ के बच्चे ने क्या क्या धंधे शुरू कर रखे हैं, तालूत ने कहा और फिर जेवरात की एक पोटली और चिट निकालकर मेरे सामने रख दी। उसके साथ ही कागजात भी थे। मैंने कागजात देखकर एक गहरी सांस ली। क्यों, तालूत ने पूछा। रुईवाला मुकम्मल सेठ है, कम वक्त सूद पर रकम भी देता है और मजबूरों की इज्जत गिरवी रख लेता है। इन पोटलियों में ज़रूरतमंदों के जेवरात हैं जिनके इवज़ सेठ ने उन्हें रकम दी है। अब ये जेवरात उनके पास वापस कहाँ जाएंगे तालूत? सेठ उन्हें सूद में ही हज़म कर लेगा और असल बाकी का बाकी रह जाएगा। कैसे हज़म कर लेगा? हम उन्हें वापस कर देंगे, तालूत ने आंखें निकालते हुए कहा और मेरे होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। किस किस की इज्जत बचाओगे तालूत? किस किस पर एहसान करोगे? ये दुनिया तो ऐसे अलमियों से भरी पड़ी है। तुमने फिर फजूल गुफ्तगू शुरू कर दी आरफ। हम तय कर चुके हैं कि जो भी निगाहों के सामने आ गया और हम उसके लिए कुछ कर सके तो ज़रूर करेंगे। ये सोचकर कि हम पूरी दुनिया की मदद नहीं कर सकते, उन्हें क्यों नज़रअंदाज कर दें जो हमारी निगाहों के सामने आते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इस सिलसिले में क्या करोगे? क्या हमें रोज़ी कमाने की ज़रूरत है आरफ? नहीं, ये तो नहीं है। तो फिर बस तफरी करेंगे जिस अंदाज में भी कर सके और हर उस शख्स की मदद करेंगे जो मदद का मुस्तहिक होगा। सेठ की तिजोरी साफ, ये जेवरात और कागजात इन तक पहुंच जाएंगे जिनके हैं। चुनाचा सेठ रुईवाला मुर्दाबाद। तालूत ने दोनों हाथ तिजोरी पर फैलाए और दूसरे लम्हे तिजोरी में कुछ ना था। तब तालूत ने इत्मीनान से मुजस्समे की दूसरी आंख दबाई और तिजोरी का खाना बंद हो गया। आओ देखें वो दोनों किस मरहले में हैं, उसने मेरे शाने पर हाथ रखते हुए कहा और हम दोनों तिजोरी वाले कमरे से बाहर निकल आए। बहुत से कमरों में झांकते हुए हम दोनों सेठ रुईवाला की ख्वाबगाह पर पहुंच गए। कमरे से मिस रोशीला की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा बंद नहीं था, इसलिए हम अंदर दाखिल हो गए। रोशीला और सेठ साहब एक ही सोफे पर बैठे हुए थे। रोशीला के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे, लेकिन सेठ साहब कुर्बान हो जाने वाले अंदाज में उसे देख रहे थे। समझ में नहीं आता आखिर वो दोनों कहाँ चले गए। किसी मुलाजम ने भी बाहर जाते हुए नहीं देखा और फिर बगैर इतला दिए हुए रोशीला पुरख्याल अंदाज में कह रही थी, अरे मारे को खुद हैरत है, पन जहाँ कहीं भी होएगा वापस आएगा, तुम काहे को परेशान होता रोशीला बाई। सेठ सबर किसी कदर झंझलाए हुए अंदाज में बोले और रोशीला चौंक कर उसे देखने लगी। तुम परेशान तो नहीं हो रुईवाला? अरे हम काहे को परेशान होएगा, हमारे को क्या घाटा है। पूरे 5 लाख वसूल किया, हमारी तरफ से दोनों खड्डे में जाएं। बस तुम्हारी औकात यही है सेठ साहब। लेकिन याद रखो अगर वो हमारे साथ में रहे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। नवाब राना अजीज़ुद्दीन खान के पास दौलत की कमी नहीं। जो शख्स 10-20 लाख जेब में डालकर घूमे और 4-5 लाख मामूली से अंदाज में दे दे, वो मामूली नहीं हो सकता।
ठीक है बाबा, पन अपे उसे किधरे पैदा करे, सारा मजा करकरी होता पड़ा, सेठ साहब ने बेजारी से कहा। मजा? रोशीला ने उसे गहरी निगाहों से देखा। अरे और क्या, फर्स्ट क्लास वाला मौसम है, हम है, तुम है। ये क्या बोलता साला, तन्हाई है, हीरो का माफिक और प्यार भरी मोहब्बत का बातें करने को मांगता है, पर तुम उन दोनों की फिक्र में पड़ा है। ओ सेठ साहब, आपका प्यार मोहब्बत का मूड है तो और क्या बाबा, हम साला इंसान नहीं है क्या? आपको प्यार करना आता है सेठ साहब? रोशीला ने तंदिया अंदाज में कहा। काहे को नहीं आता, ऐसा साला फर्स्ट क्लास वाला करता। जरा इधर आओ। सेठ साहब चूंच बनाकर रोशीला की तरफ खिसके, लेकिन रोशीला ने जल्दी से उन्हें सीने पर हाथ रखकर रोक दिया। हाँ हाँ सेठ साहब, आप कारोबारी आदमी हैं, पहले कारोबार की बातें तो कर लें। अरे कारोबार कैसा, हम साला प्यार करने को मांगता है। सेठ साहब फिर मुर्ग की मानद पर फटफटाने लगे। वो सेठ साहब, पहले तो मेरे कमीशन के 1 लाख। रोशीला सोफे से उठ खड़ी हुई। अरे तो बोला ना बाबा देंगा, और तुम पीछा कब छोड़ेगा? मैं वादा किया जरूर देंगा, बस तुम बैठो तो सही। अगर आप उनमें से 2 लाख निकाल दें सेठ साहब तो क्या फर्क पड़ेगा, आप फिर भी 3 लाख के फायदे में रहेंगे। रोशीला मैनीखेज अंदाज में बोली। 2 लाख? सेठ साहब जल्दी से बैठ गए। 2 लाख काहे को बाबा? 1 लाख मेरा कमीशन और 1 लाख प्यार मोहब्बत के, फिर आप बिल्कुल हीरो बन जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अरे वाह, हम साला इस बुढ़ापे में काहे को हीरो बनेगा, हम तो ऐसे ही मुस्करी करता पड़ा। तुम बैठो रसीला बाई, कुछ चाय पानी मंगवाता। नहीं, मैं चलूंगी राणा साहब, वापस आ जाएं तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं उनसे सख्त नाराज हूं, वो मुझे मनाने मेरे घर आ सकते हैं। रोशीला बोली। बोल देगा बाबा, मगर हम बड़ा बदनसीब है, सेठ साहब ने अफसुर्दगी से कहा। क्यों क्यों? रोशीला मुस्कुराई। अरे देखो ना रोशीला बाई, हम तुम्हारे को कितना मोहब्बत करता पड़ा, अपनी फिल्म में तुम्हारे को कास्ट किया, तुम्हारे पर इतना मेहनत करना पड़ा, पर तुम प्यार का एक बात भी नहीं करता। आप प्यार करके क्या करेंगे सेठ साहब? रोशीला ने थके थके अंदाज में कहा। बस एक ख्वाहिश था, पर तुम पूरा नहीं करता पड़ा, तो क्या बनेगा सेठ साहब? मायूसी से बोले। तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले सेठ साहब, मैं तो बाजार में सजी हुई हूँ, आप लोगों से बना कर ना रखूँ तो कैसे काम चलेगा? ठीक बोलता पड़ा, बिल्कुल ठीक बोलता पड़ा सेठ साहब। रोशीला पर झुक गए। तालूत से बर्दाश्त ना हो सका, इससे कबल कि मैं उसे रोकूं। उसने सेठ साहब के सर से पगड़ी उठाई और वो जोरदार हाथ रसीद किया कि सेठ साहब की आंखों में तारे नाच गए, वो ऊंधे हो गए। रोशीला उनके वजन से बचने के लिए जल्दी से एक तरफ हट गई। क्या हुआ सेठ साहब? वो हैरत से बोली। सेठ साहब ने चुंदाई हुई आंखों से चारों तरफ देखा और फिर गुस्सीले अंदाज में रोशीला की तरफ देखते हुए बोले। बाबा तुम खुद बोला, पर मारता काहे को है? क्या मतलब? रोशीला ने ताज्जुब से कहा। पर तुम्हारे दोनों हाथ तो हमारे सामने थे। सेठ साहब को खुद भी हैरत थी। हुआ क्या? रोशीला ने तंग कर पूछा। अरे हम खुद नहीं जानता क्या हुआ, सेठ साहब ने पहले ऊपर और फिर नीचे से ख्याल से देखते हुए कहा कि ऊपर से कोई चीज़ तो उनके सर पर नहीं गिरी, लेकिन ऐसी कोई चीज़ उन्हें नज़र नहीं आई। बस अब मैं चलूँगी सेठ साहब, वो पैसे मुझे दे दें, रोशीला ने झंझलाते हुए अंदाज में कहा। सेठ साहब में अब इस कदर हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा कोशिश करते। उनका शराब भी चकरा रहा था और कान सनसना रहे थे। देता है बाबा, देता है, वो बेचारगी से बोले और फिर लड़ते कदमों से उठकर बाहर निकल गए। आओ देखें, तालूत ने सरगोशी की और मेरा हाथ पकड़कर सेठ साहब के पीछे चल पड़ा। फिर हम दोनों सेठ साहब के साथ ही अंदर दाखिल हुए। सेठ साहब ने मुजस्समे की आंख दबाई और तिजोरी खुल गई। फिर उन्होंने अंदर झांका और एकदम ऐसा लगा जैसे सांप ने काट लिया हो। हाय रे, अरे ये क्या? उनके मुंह से भर्राई हुई आवाज निकली और वे दिल पर हाथ रखकर खड़े हो गए। अरे डाका पड़ गया, अरे चलो जल्दी पुलिस! वो खिलाहट में नाचते हुए चीखे और फिर सर पिट बाहर की तरफ दौड़े। उन्होंने वो शोर मचाया कि खुदा की पनाह। जरा सी देर में घर के सारे मुलाजम रोशीला समेत उनके गिर्द जमा थे और सेठ साहब बूढ़ी औरतों की तरह बयान कर रहे थे। वो बता रहे थे कि वो लुट गए, 5 लाख नकद, लाखों के जेवरात
और ना जाने क्या क्या चला गया, सब कुछ चौपड़ हो गया, माँ कसम हमारा पाटिया हो गया। और फिर अचानक वो एकदम खामोश हो गए। उनके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए और फिर उन्होंने रोशीला की तरफ देखते हुए कहा, मिस रोशीला। क्या बात है सेठ साहब, रोशीला ने तंजिया अंदाज में कहा। लेकिन सेठ साहब को इस वक्त उसके लहजे पर तवज्जो देने की फुर्सत कहाँ थी। मिस रोशीला घपला हो गया, माँ कसम बहुत बड़ा घपला हो गया। घपला तो हो रहा है सेठ साहब, मैं खुद देख रही हूँ। वो राणा का बच्चा और उसका साथी डाकू थे, बहुत बड़े डाकू। वो 5 लाख देकर सब ले गए। है मारो क्यों, सब ले गए, 5 लाख भी ले गए, जेवर भी ले गए। रुई वाला बार बार सीना पीट रहा था। सेठ साहब सोच समझ कर बात करें, आप बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, रोशीला ने तेज लहजे में कहा। अरे अब सबूत का क्या जरूरत है, भाग गए हाय बप्पा, सेठ ने रोने वाले अंदाज में कहा और रोशीला उनके करीब पहुंचकर झुक गई। सेठ साहब आप कितनी ही अदाकारी करें, मैं आपसे 1 लाख रुपया ज़रूर वसूल करूंगी। अगर आप शराफत से नहीं देंगे तो मैं भी उंगलियां टेढ़ी करना जानती हूं, वो दांत पीसते हुए बोली। अरे 1 लाख, अब 1 और लाख देंगे। अरे क्या करता पड़ा मिस रोशीला, अब 1 लाख किधर से देंगा, अरे हम तो ऐसे ही मर गया। देख लो सेठ साहब। रोशीला को सेठ की बकवास पर यकीन नहीं आया, वो पांव पटकती हुई बाहर निकल गई। अभी तो आप भी बाकी हैं मिस रोशीला, तालूत ने होंठ भींचते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। क्या मतलब, मैंने पूछा। मुझे फांस कर 1 लाख की हकदार वो भी थी, और फिर रुई वाला। गोया उसकी निगाहों में मेरी और रुई वाला की एक ही हैसियत है। क्या इस तौहीन का इंतकाम नहीं लिया जाएगा। 1 लाख की बात दूसरी है तालूत, बाकी मामलात के लिए उसे माफ़ कर दो, उसकी लाइन ही ऐसी है। बहरहाल 1 लाख सही, उस गधे के लिए यही सज़ा काफ़ी है या कुछ और। उसने हमारे ऊपर डाका जनी का भी शुबा किया है, क्या उसके लिए उसे अलहदा से सबक दिया जाए। बस बस इतना ही काफ़ी है, हार्ट फेल हो जाएगा बेचारे का, मैंने हंसते हुए कहा। लेकिन हैरत है आरफ, यह इतना मामूली आदमी तो नहीं कि इतनी सी रकम के लिए इसकी बुरी हालत हो जाए। इसकी जायदाद ही काफ़ी है। इस दुनिया के कारखाने को समझने के लिए अभी वक्त दरकार है तालूत। बस देखते रहो और लुत्फ़ अंदोज होते रहो। आओ अपने कमरे में चलें, ये तो इसी तरह बैन करता रहेगा। और मैं और तालूत वापस चल पड़े। ठीक 6 बजे अब्दुल भाई आ गया। उसने हमारे बारे में पूछा तो होगा, जाहिर है उसे अजीब सी बातें सुनने को मिली होंगी। ताहम वो हमारे कमरे की तरफ ही निकल आया और हमने उसका इस्तकबाल किया। अरे क्या बोलता कूलर भाई, क्या बाहर सब लोग का मगज चल गया है। अब्दुल भाई हमें देखकर उछल पड़ा। क्या हुआ अब्दुल भाई, मैंने पूछा। अरे बाबा इधर तो पागल खाना मालूम होता पड़ा, जरा आओ वो देखो, इधर सब लोग खलास हो गया। अब्दुल भाई खोपड़ी सहलाता हुआ बोला। क्या हो गया आखिर, मैंने कहा और फिर तालूत की तरफ मुड़कर बोला, आए देखे राणा साहब। चलो, तालूत ने कहा और हम तीनों सेठ के कमरे की तरफ चल पड़े, जहां ताज़ीती मीटिंग हो रही थी। कुछ दूसरे लोग भी बाहर से आए हुए थे। सेठ उनके दरमियान बैठा अपनी लुट जाने की दास्तान सुना रहा था। सबसे पहले अब्दुल भाई, उसके पीछे मैं और फिर तालूत अंदर दाखिल हुए। सेठ ने जो ही सरसरी निगाह हमारे ऊपर डाली और अचानक वो किसी फुटबॉल की तरह उछल पड़ा और फिर उसने अपने जत्थे से कहीं ज़्यादा फुर्ती से हमारे ऊपर छलांग लगाई। दूसरे लोग घबराकर कुर्सियों से खड़े हो गए। सेठ ने झुककर मेरी कमर में दोनों बाजू डालकर मुझे पकड़ लिया और फिर उसके मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकलने लगी। माँ कसम, मार दियो, पकड़ लियो। उसका बदन बुरी तरह कांप रहा था और हंसी रोकने की कोशिश में मेरी और तालूत की बुरी हालत हो गई। क्या हो गया सेठ साहब को, मैंने हैरत से अब्दुल भाई से कहा। सेठ बस दस्तूर मेरी कमर से लिपटा कांप रहा था। अरे रुई वाला क्या करता है खुदा कसम, ए तेरा मगज फिर गया है क्या, ए सबल के बोलो। सेठ अब्दुल भाई सेठ से मेरी कमर छुड़ाने की कोशिश करने लगे। दूसरे लोग पागलों की तरह मुंह फाड़े खड़े थे। नहीं छोड़ेगा, माँ कसम नहीं छोड़ेगा। ए पुलिस बुलाओ, जल्दी करो, मर गयो, पकड़ लियो पुलिस। तालूत आगे बढ़ आया। ये क्या बदतमीजी है रुई वाला। उसने रुई वाला की गर्दन पकड़कर उसे जोर से धकेल दिया और रुई वाला चारों शाने चित गिरा।
लेकिन उसने उठने में बहुत फुर्ती दिखाई। वो फिर किसी बेसींग के मेंढे की तरह गर्दन झुकाए आगे बढ़ा और इस बार उसने तालूत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तालूत के थप्पड़ की आवाज़ काफ़ी देर तक गूंजती रही और उस थप्पड़ ने रूईवाला के भी हवास दुरुस्त कर दिए। अब इस बदतमीजी की वजह बताओ रूईवाला, तालूत आगे बढ़ते हुए बोला। उसकी पुरवकार शख्सियत से सब ही मरूब हो गए। किसी ने इस मामले में मुदाखलत की कोशिश अभी तक नहीं की थी। तालूत ने रूईवाला का गिरेबान पकड़ लिया। अरे मारता काहे को है भाई, अरे मारता भी है, लूट लिया। और रूईवाला गिरेबान छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अब्दुल भाई, इससे मालूम करो इसे क्या हो गया है। तालूत ने फिर उसे धक्का दे दिया और वो इत्मीनान से नीचे गिर गया, लेकिन इस बार उसने उठने की कोशिश नहीं की थी। वो उसी तरह पड़ा, एक एक को घूरने लगा जो चुप सादे पड़े हुए थे। वो राणा साहब, पन के साले सेठ का मगज फिर गया है। वो बोलता पड़ा है कि आप लोग डाकू हो। आपने उसकी तिजोरी साफ करके 5 लाख रुपए और बहुत से जेवरात निकाल लिए हैं, अब्दुल भाई ने कहा। तालूत ने होंठ बींच कर रूईवाला को घूरा। तो घर बुलाकर मेहमान बनाकर तुम मेहमान की ये इज्जत करते हो रूईवाला। हम डाकू हैं क्यों? तालूत आगे बढ़ा। अरे मारियो मत भाई, माँ कसम बड़े जोर का हाथ पड़ता है, हम क्या बोले। अरे और किसने हमारी तिजोरी साफ कर दिया? रूईवाला, तुम्हारी जितनी जायदाद है खड़े खड़े खरीद लूंगा, बताओ इसकी कीमत क्या है? उसी वक्त अदायगी होगी, समझे? तालूत ने गूंजदार आवाज में कहा। ए तो फिर भाई हम क्या बोले, हाय हम तो लुट गयो। बकवास मत करो, मेरे दिए हुए 5 लाख वापस कर दो, वरना तुम्हारे ऊपर धोखा दही का मुकदमा करूंगा और तुम्हें कैद में डलवा दूंगा। अरे 5 लाख और 1 लाख रसीला का, पूरे 6 लाख और फिर लाखों का नुकसान। हाय हम तो लुट गयो। सेठ गाने के अंदाज में रोने लगा। आओ अब्दुल भाई, सेठ को रात में देखेंगे, तालूत ने कहा। अब्दुल भाई अब हमारा चमचा था, इसलिए वो गर्दन अकड़ाए हमारे साथ निकल आया। किसकी मजाल थी कि हमें रोकता, हम लोग बाहर निकल आए। सेठ बहुत कमीना है अब्दुल भाई, मेहमानों पर चोरी का इल्जाम लगाता है, तालूत ने बाहर निकलते हुए कहा। अरे खुदा कसम, कमीनों का कमीना है, बहुत जलील है। पर आपने खूब जोर का झांपड़ लगाया राणा साहब, खुदा कसम मजा आ गया। अब वो 5 लाख हजम करने को मांगता है, हम उसके पेट में हाथ डालकर निकाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तीनों सेठ की कोठी से निकल आए। क्या बोलता साहब, नूरी के घर चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम टैक्सी रोको, तालूत ने कहा और अब्दुल भाई एक टैक्सी को आवाज़ें देने लगा। थोड़ी देर के बाद हम टैक्सी में बैठे शाहपुर कॉलोनी जा रहे थे। रास्ते में तालूत ने कहा, अब हम वापस सेठ की कोठी पर नहीं जाएंगे, हमें किसी उम्दा से होटल में कयाम करना होगा। अब्दुल भाई, तुमने कोठी के लिए किससे बात की? अरे आपके पास से जाने के बाद हम चारों तरफ घूमता पड़ा, एक बहुत आलीशान कोठी के लिए ब्रोकर से बात की। कल कोठी दिखाएगा सेठ, बड़ा फर्स्ट क्लास कोठी है, एकदम फिट फाट, खूब। कल एक कार भी खरीदनी है, ज़रूरत तो होगी। ठीक बोला राणा साहब, ठीक बोला, अब्दुल भाई खुशी से दांत निकाल कर बोले। बड़ी मोटी असामी हाथ लगी थी, वारे न्यारे हो गए थे, और क्या चाहिए था। थोड़ी देर के बाद टैक्सी शाहपुर कॉलोनी पहुंच गई और फिर अब्दुल भाई ने उसे रुकवा लिया। अब्दुल भाई ने किराया भी अपनी जेब से ही अदा किया। आखिर को इस कंपनी का मैनेजर था जो अभी कायम नहीं हुई थी। चंद मिनट के बाद हम एक अफलाज़दा मकान के सामने रुक गए, जिसके दरवाजे पर टाट का पर्दा झूल रहा था। पर्दे की मौजूदगी कम अज़ कम मकीन की जहनीत की अक्कासी करती थी, ख्वाह वो टाट ही का था। अब्दुल भाई ने दरवाजे पर दस्तक दी और चंद लम्हात के बाद एक गोल मटोल सा बच्चा बाहर निकल आया। धुले हुए, मामूली लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर नूरी की झलक दिखाई देती थी। ए नूरी को मिलने को मांगता बाबा, नूरी को बोलो राणा साहब आया है। जी तशरीफ़ लाइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चे ने कहा और बड़े सलीके से पर्दा हटा दिया। पहले अब्दुल भाई ऊंट की तरह मुंह उठाए अंदर दाखिल हुए। वो इस घर में आना जानते थे। उनके पीछे हम दोनों भी झिझकते हुए अंदर दाखिल हो गए। छोटे से मकान का एक कमरा था, सामने छोटा सा दालान था और दालान ही को सिटिंग रूम बनाया गया था। सरकंडों के 2 मूंडे, एक गोल मेज और एक चारपाई बिछी हुई थी।
चारपाई पर सफ़ेद चादर थी। दलान के सिरे पर एक सादा से लिबास में मलबूस बूढ़ा जो आंखों से अंधा था खड़ा था। उसके होंठों पर इस्तकबालिया मुस्कुराहट थी। वो टटोल कर एहतियात से आगे बढ़ा। आइए आइए नूरुन्निसा बेटी, मेहमान आ गए। आई अब्बा मियाँ, नूरी की आवाज़ सुनाई दी और वह मुस्कुराती हुई दालान में आ गई। बिल्कुल सादा, किसी आराइश से ना आशना। आंखें शायद बावर्ची खाने के धुएं से सुर्ख हो गई थी। चेहरे पर एक आध जगह कालक भी लग गई थी। उसने हम सब को सलाम किया और फिर वो हमारे करीब आई और सबसे पहले मेरा हाथ पकड़कर बूढ़े के हाथ में देते हुए बोली, अब्बा मियाँ ये गोलड़ भाई हैं। शायद गोलड़ भाई वो झजकी थी। तालूत मुस्कुराहट मुंह ना रोक सका और इस वक्त मेरी शरारत मुझ पर ही उलट गई। बूढ़े ने मेरा हाथ टटोला। शायद वो इस हाथ से कोई अंदाज़ा लगाना चाहता था। फिर उसने गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाते हुए कहा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मियाँ, और ये नवाब अजीज़ुद्दीन हैं। इस बार नूरी ने तालूत का हाथ पकड़कर बूढ़े के हाथ में दे दिया। अल्लाह ताला मर्तबा बुलंद करे, बूढ़े ने कहा। अपने अब्दुल भाई का भी साथ है, नूरी बोली। ओह अब्दुल भाई, बड़ा करम किया मियाँ। बैठिए बैठिए, आप सब लोग बैठिए। ए लो करम सरकसरम काय का साला, राणा साहब बोले। हम इन्हें इधर ले आया। अब्दुल भाई ने भी अपने तौर पर इनकसारी बरती। हम दोनों मूंडों पर बैठ गए। नूरी की आंखों में अजीब से तासरात थे। न जाने वो हमारे चेहरों से क्या अंदाज़ा लगा रही थी। शायद जानना चाहती हो कि हमें यहाँ आकर कोई मायूसी हुई है। बूढ़ा भी अब्दुल भाई के साथ चारपाई पर बैठ गया और फिर बोला, मियाँ मेरे दो बच्चे हैं, नूरुन्निसा और सफदर। सफदर की माँ का इंतकाल हो चुका है। मेरी आंखें भी एक हादसे में चली गईं और जब मैं किसी काबिल ना रहा तो नूरुन्निसा ने मर्द बनकर इस घर की जिम्मेदारी संभाल ली। खुदा इसे खुश रखे। मैंने महसूस किया बूढ़ा अपनी बेटी का नाम बड़े एहतराम से लेता था। हम दोनों इस माहौल से बहुत मुतासर हुए। हाँ चाचा, एक्स्ट्रा लोगों का काम किधर मिलता है? साहब लोग का मर्जी का बात है। और अपना रुई वाला, ये तो साला एकदम हरामी है। अभी नूरी को नौकरी से निकाल दिया। पन ये साला बाबू खान का हरामी पन है, वो सेठ को बोला। नहीं तो सेठ नूरी को नहीं निकालता, अब्दुल भाई ने कहा। तो नूरुन्निसा बेटे, मेरा मतलब है। बूढ़ा खुश्क हाथों पर जुबान फेर कर खामोश हो गया। नूरी का चेहरा भी जर्द हो गया। शायद उसने भी ये खबर घर में नहीं सुनाई थी। अरे देखो, चाय वगैरह तैयार हो गई होगी, बूढ़े ने खुद को संभालते हुए कहा। और नूरी की मुश्किल किसी हद तक हल हो गई। वो चाय लेने चली गई। बाबू खान को भी निकाल दिया गया। मैंने उसे मौजू को आगे बढ़ाया। अरे हाँ, वो भी खलास हो गया। अब्दुल भाई हंस पड़ा। बाबू खान का नूरुन्निसा से झगड़ा हो गया था। बूढ़े के चेहरे पर तजस्सुस उभर आया। पता नहीं, अब्दुल भाई की बजाय मैं जल्दी से बोल पड़ा। खैर, अल्लाह राज़िक है। बूढ़े ने एक ठंडी सांस ली और फिर इधर उधर की बातें करने लगा। उसने राणा अजीज़ुद्दीन से उनके बारे में पूछा था। फिर नूरी चाय लेकर आई। उसके साथ ही फल और बिस्कुट भी थे। उसने घरेलू लड़कियों की मानद चाय बनाकर हमें दी और फले वगैरह की प्लेटें पेश की। बूढ़ा भी शरीक था। सफदर का कहीं पता नहीं था। शरीफ लोग हालात का शिकार, मैंने दिल में सोचा। नूरी ने सेठ से 10 रुपये उधार मांगे थे। सेठ ने उसे 2 रुपये दिए। ना जाने बेचारी ने यह सब कुछ कहाँ से किया होगा। वैसे इस वक्त अब्दुल भाई की बात में मदाखलत खुल रही थी, इसलिए मैंने उसे भगाने का फैसला कर लिया। चाय से फारग होने के बाद मैंने अब्दुल भाई से कहा, अब्दुल भाई, आपके सुपुर्द एक काम किया गया है। हो बोलो गोलर भाई, हुक्म करो। अब्दुल भाई मुस्तैदी से बोले। कमरा बुक करा लें, पहले से इंतज़ाम ज़रूरी है। और हाँ, रात को 8 साढ़े 8 बजे आप हमें लेने आ जाएं। बस आप चले जाएं। अच्छा जी, अपन चले। अब्दुल भाई फ़ौरन खड़े हो गए और फिर वो सलाम करके निकल गए। अब्दुल भाई के निकल जाने के बाद बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मियाँ अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। ज़रूर मोहतरम, मैंने कहा। ये सेक्रेटरी साहब का नाम समझ में नहीं आया। गोलड़ भाई, क्या आप? बड़ा अच्छा सवाल करके आपने मेरी एक मुश्किल हल कर दी मोहतरम बुजुर्ग। राणा अजीज़ुद्दीन दरअसल मेरे दोस्त हैं। मैं उनका सेक्रेटरी कतई नहीं हूँ। हम दोनों यूं ही सैर को निकले थे कि ये अजीबो गरीब लोग टकरा गए और मैं तफरीहन गोलड़ भाई बन गया। मेरा नाम सलीम अहमद है। राणा साहब को ये अनोखे लोग दिलचस्प मालूम हुए क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी पहाड़ों में गुजारी है, इसीलिए हम उनमें शामिल हो गए।
बड़े मियाँ हंस पड़े। नूरी भी मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। चंद मिनट सब मुस्कुराते रहे, फिर बड़े मियाँ बोले, मुझे भी उन लोगों से उलझन होती है, लेकिन बस जब नूरुन्निसा नूरी बन गई तो उन लोगों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। आखिर में बूढ़े की आवाज़ लर्ज गई। नूरुन्निसा ने इस लाइन का इंतखाब क्यों किया है मोहतरम? तालूत ने पूछा। बेटे, इंसान से कुछ गलतियां सरज़िद हो जाती हैं। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने उनके गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है। मेरा ख्याल है मुझसे भी कोई गुनाह ही हुआ था, लेकिन मुझे अपने माबूद से ये शिकवा है कि उसने मेरे गुनाह की सज़ा सिर्फ मुझे क्यों ना दी। मेरे बच्चे क्यों मेरे गुनाह का शिकार हो गए? मेरा कोई वसीला नहीं था मियाँ। सिर्फ आंखों से माजूर होना तो कोई बात नहीं थी, मज़ीद बीमारियां भी हमला आवर हो गईं। नूरुन्निसा ने घर के माहौल में परवरिश पाई थी। बाहर की दुनिया के बारे में वो कुछ नहीं जानती। मैंने कोई गुनाह किया, उसकी सज़ा मुझे ये मिली कि नूरुन्निसा को मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रास्ते इख्तियार करना पड़े। लेकिन मुझे यकीन है मेरे बेटे कि मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया जिसकी पादाश में नूरुन्निसा के ज़रिए मेरी पेशानी दागदार हो जाए। इसलिए मैंने पूरे एतमाद के साथ उसे आज़ादी दे दी। नूरी की आंखों से आंसू टपक रहे थे, जिनका उसे जो ही एहसास हुआ उसने उन्हें खुश कर लिया। जिस लाइन में नूरी के कदम रखा है मोहतरम, उसमें गलत लोगों की बहताब है। नूरी एक शरीफ लड़की है, लेकिन इसके बावजूद माहौल उसके लिए मुनासिब नहीं है। एक दरख्वास्त करूंगा मियाँ, अगर मान लो तो बड़ा एहसान होगा। फरमाइए, तालुक जल्दी से बोला। नूरुन्निसा को नूरी सिर्फ वो लोग कहते हैं जिनका इंसानियत से कोई वास्ता नहीं होता, जो जज्बात से लाताल्लुक होते हैं। जब लोग नूरुन्निसा को हकारत से नूरी कहते हैं तो मेरे दिल पर घौंसा लगता है। आप लोग गुफ्तगू से नेक और शरीफ मालूम होते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि आप उसे नूरी ना कहें। हम आपकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे मोहतरम। क्या हम उन्हें नूर कह सकते हैं? मैंने पूछा। हाँ, इस नाम में अपनायत है। शुक्रिया, लेकिन आपको ये एहसास क्यों कर हुआ कि हम लोग शरीफ हैं? इसके जवाब के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। हाँ, मैं खुदा से दुआ करता रहता हूँ कि मेरी नूरुन्निसा को बुरे लोग ना टकराएं, और ना जाने क्यों बाद औकात मुझे अपनी दुआओं पर एतमाद सा महसूस होता है। मुझे चंद लम्हात की इजाज़त दें, नूरुन्निसा ने उठते हुए कहा, और फिर वो बावर्ची खाने में चली गई। बड़े मियाँ के चेहरे पर चंद सवाल उभर आए, लेकिन वह उन्हें आखिर तक जुबान पर ना ला सके। नूरी कभी बावर्ची खाने में जाती और कभी हमारे पास आ बैठती। सफदर भी आ गया था। उसने बताया कि वो 6ठी क्लास में पढ़ता है और हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आता है, और जब नूरुन्निसा बाजी घर पर होती है तो खूब मेहनत से उसे पढ़ाती हैं। उसने कहा कि उसे खिलौने बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, कहानियों की किताबें वो शौक़ से पढ़ता है, जो कभी कभी नूरुन्निसा बाजी ला देती हैं। यह किसी तौर एक एक्स्ट्रा गर्ल का घराना नहीं था। निहायत शरीफाना माहौल, और ऊपर से बाबू खान की जलालत। नूरी की लिहाजत, कैसी मुतज़ाद बातें थी। फिर हमने खाना खाया, खासे लवाजमात थे। न जाने नूरी ने यह सब कुछ कहाँ से किया था। ताहम उसका घर था, इसलिए उसने कुछ ना पूछ सके। फिर अब्दुल भाई आ गया। नूरी ने उसे भी खाने की पेशकश की, और अब्दुल भाई बेतकल्फ़ी से बैठ गया। उसने बताया कि दिलशाद में हमारे लिए कमरों का बंदोबस्त हो गया है। उसने कमरों के नंबर वगैरह भी बताए। चलते हुए मैंने 100 रुपये का एक नोट सफदर के हाथों में थमाते हुए कहा, सफदर मियाँ, ये तुम्हारी मिठाई के लिए है, और की कहानों की किताबें उधार। सलीम भाई, नूरी ने आहिस्ता से कहा, इस बच्चे ने इतना बड़ा नोट कभी नहीं देखा। देना चाहते हैं तो इसकी हैसियत के मुताबिक दें। नूर, मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा, मैं जानती हूँ कि मेरा इस फिल्मी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। अभी मेरी शख्सियत पर गंदगी की इतनी तह नहीं चढ़ी कि मैं मुखलस और नेक लोगों को उनकी कीमत अदा कर सकूं। हाँ, दिल की कोई ख्वाहिश पूरी करने को जी चाहता है। अगर ज़रूरी समझो तो सफदर को ये पैसे रख लेने दो। हाँ, अगर मुझे कोई मकाम नहीं देना चाहती तो मैं मजबूर भी नहीं करूँगा। नूरी मुझे देखती रही, फिर नज़रें झुका ली। अब इजाज़त दें मोहतरम, जब तक इस शहर में हैं हाज़िर होते रहेंगे, अगर आपकी इजाज़त हो। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कौन सी हो सकती है बेटे। मैं तो यूं भी अंधा आदमी हूं, कहीं जा नहीं सकता, बस घर में पड़ा रहता हूं। अगर कोई आ जाए तो मेरा दिल भी खुश हो जाता है। तब तो हम रोज़ हाज़िर होंगे, तारूत ने कहा।
बड़ी खुशी से ये झोंपड़ा तुम्हें खलूस से माला माल मिलेगा, बड़े मियाँ ने कहा। नूर, मैंने आहिस्ता से कहा। जी, वो मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी, इसलिए सरगोशी में बोली, अगर इस काबिल समझो तो कल दिन को 10 बजे दिलशाद में आ जाओ। तुम्हारे शहर में अजनबी हैं, इसलिए बाद मामलात में तुमसे कुछ मशवरे करने हैं। मैं हाजिर हो जाऊंगी, वादा। जी, उसने जवाब दिया और फिर हम बुजुर्ग से मुसाफा करके और सफदर के सर पर हाथ फेर कर बाहर निकल आए। अब्दुल भाई एक टैक्सी पकड़ लाया और हम टैक्सी में बैठकर दिलशाद चल पड़े। रास्ते भर हम खामोश रहे थे। थोड़ी देर के बाद टैक्सी एक खूबसूरत होटल के सामने रुक गई। अब्दुल भाई ने किराया अदा किया और फिर हम अंदर दाखिल हो गए। होटल दर हकीकत आलीशान था। कुशादा एयर कंडीशन कमरे रिहाइश के लिए बहुत उम्दा थे। हमने उन्हें पसंद किया और फिर तालूत ने मजीद 5,000 रुपये निकाल कर अब्दुल भाई को दिए। आप अपनी जेब से हमारी अखराजात ना करें अब्दुल भाई, ये रख लें और जब ख़त्म हो जाएं तो बेतकल्फ़ी से मांग लें। हो जी, आपने 10,000 जो दिए हैं, अब्दुल भाई नर्वस होकर बोले। वो आपके थे अब्दुल भाई, हमारे दूसरे अखराजात हमारे ज़िम्मे, आपका उनसे क्या तअल्लुक़। खादम हूँ सरकार, खुदा कसम हमेशा वफादार पाएंगे, अब्दुल भाई लरजते हुए बोले। और अब्दुल भाई दफतन तालूत बोला, जी सरकार। रोशीला का फ़ोन नंबर क्या है, तालूत ने अचानक पूछा और मैं चौंक कर तालूत की तरफ देखने लगा। तालूत को उसी का खतरा था, इसलिए उसने मेरी तरफ नहीं देखा बल्कि अब्दुल भाई का बताया हुआ नंबर नोट करने लगा। ठीक है अब्दुल भाई, अब आप आराम करें, कल का क्या प्रोग्राम है? जैसा हुक्म करे राणा साहब। अब्दुल भाई सरापा न्याज थे। कल आप सारे काम करके आएँ। कोई उम्दा गाड़ी, कोठी और दफ्तर का फौरी पर बंदोबस्त ना भी हो सके तो एक आध दिन दिया जा सकता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें हम होटल से उस वक्त तक कहीं नहीं जाएंगे जब तक आपका फ़ोन ना आ जाए। सौदा हो जाए तो मोटर कंपनी के मुलाजम को साथ लेते आना, अदायगी कर दी जाएगी। किसी ड्राइवर का भी इंतज़ाम कर लेना। मैं खुद भी कार चला सकता हूँ जी, खुदा कसम, एकदम फर्स्ट क्लास वाला। खैर फिर भी ड्राइवर की ज़रूरत तो होगी, तलाश कर लेंगे सरकार, अब्दुल भाई ने कहा और फिर वो सलाम करके चला गया। तब तालूत मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। हाँ, अब सुनाओ, क्या कहना चाहते हो? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन पहले हजूर से एक सवाल करूँगा, इसका जवाब नहीं मिलेगा, तालूत ने कहा। आखिर क्यों? हाँ, इंसान हूँ, बस बहरहाल वो इस मसरूफ़ के लिए क्या बुरी है। और फिर उस बेचारी को रूई वाला से कुछ नहीं मिला। अभी थोड़ी देर कबल तो उसके बारे में तुम दूसरे अंदाज से सोच रहे थे, उस बात पर ताव खा रहे थे कि उसने सेठ के साथ मिलकर तुम्हें फांसने की कोशिश की। दरअसल आरफ, मैंने उसके एक जुमले पर गौर किया जिसने मेरे अंदर लचक पैदा कर दी। यानी उसने कैसे अनोखे अंदाज में कहा था कि मैं तो बाजार में सजी हूँ, आप लोगों से बना के ना रखूँ तो कैसे गुजारा होगा। हाँ, मुझे याद है। नूरी को थिरकते देखकर हम सोच भी नहीं सकते थे कि उसका दूसरा रुख ऐसा अजीब होगा। मेरा ख्याल है वहाँ दूसरी एक्स्ट्रा लड़कियाँ भी थी, हमने किसी की तरफ तवज्जो दी। ठीक है, इस तरह मुमकिन है रोशीला की भी कोई कहानी हो, नहीं भी है तो यहाँ इस होटल में उसे मदऊ करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं तालूत। हाँ, रोशीला और नूरी का फ़र्क मैं तुम्हारे सामने वादा कर दूं। रोशीला के साथ अगर हादसात भी हुए तो उसने उन हादसात को कबूल करके खुद को फ़रोख्त कर दिया। नूरी भी हालात से लड़ रही है, मुमकिन है उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा स्टेज आ जाता जब वो रोशीला बन जाती। हाँ, ये नुमाया फ़र्क है, लेकिन हम उसे रोशीला नहीं बनने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। मगर यार, कैसी अनोखी बात है, हम ऐसे ही लोगों से टकराते हैं, खुददार और मुअज़्ज़ज़ किस्म के। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उनके साथ, लुत्फ़ भी इसी में आता है। अब नूरनिसा उर्फ नूर खातून को शीशे में उतारने के बारे में क्या सोचा है तुमने? तालूत ने कहा। कल 10 बजे बुलाया है, उसके बाद उसके सामने ड्रामा बोलना पड़ेगा, उम्मीद है कामयाबी हो जाएगी। बहरहाल अब यहाँ कुछ अरसा क़याम का फ़ैसला किया है तो फिर क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर मुझे घूरते हुए बोला, वैसे तुम्हारे अंदर एक बड़ी खराबी है। वो क्या?
तुम महबूबाओं की बजाय गहने दरियाफत करने के आदी हो। यार मैं चाहता हूँ तुम भी एक महबूबा पाल लो ताकि मेरे प्रोग्रामों में रखना अंदाजी ना हो, तालूत ने कहा। खैर इस लाइन में रहे तो मेरा काम भी कहीं ना कहीं बन जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारे किसी प्रोग्राम में रखना अंदाजी तो नहीं कर रहा। कर तो रहे हो। अब अगर तुम मेरा पीछा छोड़ दो तो मैं ज़रा टेलीफोन पर रोशीला से प्यार मोहब्बत की 2-4 बातें कर लूँ। चला जाऊँगा दोस्त, लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि कम अज़ कम फ़ोन पर तुम उससे गुफ्तगू मेरे सामने ही करो। तालूत मुझे घूरता रहा, फिर एक सांस लेकर बोला, ठीक है, लेकिन तुम शाहिदाना का 2 शाला मेरे पास रख कर जाओ। क्यों? तुम खुद समझते हो, पहाड़ियों पर तुमने बदमाशी का सबूत दिया था। नहीं मेरे दोस्त, हमारे और तुम्हारे दरमियान एक शरीफाना मुआहदा भी है, कभी किसी की काबिल एतराज़ खलवत में दाखिल ना होंगे। वादा। तालूत ने मेरी लफ्ज़ काबिल एतराज़ पर गौर नहीं किया था। पक्का वादा, मैंने जल्दी से कहा। मैं इस अल्फाजी चक्कर से फ़ायदा उठाने के चक्कर में था। ज़ाहिर है बात सिर्फ काबिल एतराज़ मनादर की थी, इससे पहले का तो मैंने कोई वादा नहीं किया था। तो फिर करूँ फ़ोन? बिस्मिल्लाह, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और तालूत ने रसूल उठा लिया। फिर उसने रोशीला के नंबर डायल किए और दूसरी तरफ से एक जनानी आवाज़ सुनाई दी, हेलो मिस रोशीला मौजूद हैं? कौन सा बोल रहे हैं? राना अजीज़ुद्दीन। मैं मालूम करती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया, और चंद ही लम्हात के बाद रोशीला हाँफती हुई आवाज़ सुनाई दी, राना साहब, राना अजीज़ुद्दीन ही बोल रहा हूँ। मैं आपसे नाराज़ हूँ राना साहब, रोशीला ने रूठी हुई आवाज़ में कहा। इसे अपनी बदकिस्मती के अलावा और क्या कह सकता हूँ, तालूत ने जवाब दिया। बदकिस्मत तो मैं हूँ जो आपके लिए तड़प रही हूँ, लेकिन आप मेरा पैगाम मिलने के बाद भी मुझसे ना मिले। मेरी समझ में नहीं आता यहाँ सब लोगों को क्या हुआ है। क्या सोते में इंसानी जिस्म भी निगाहों से उजल हो जाते हैं? क्या मतलब? रोशीला ताज्जुब से बोली। दूसरे लोगों का भी यही ख्याल है कि हम रुईवाला की कोठी में अपनी ख्वाबगाह में मौजूद नहीं थे। हालांकि बात सिर्फ इतनी सी है कि ना वक्त नींद आ गई और बस। अरे लेकिन मैंने खुद आपकी ख्वाबगाह में झांका था और फिर पूरी कोठी में आपको तलाश करती फिरी थी। मैं इस सिलसिले में और कुछ नहीं कहूँगा सिवाय इसके कि हमारे साथ मुनासिब सलूक नहीं हुआ, तालूत ने किसी कदर संजीदगी से कहा। तो क्या रुईवाला ने आपसे भी कोई बदतमीजी की है? नहीं मिस रोशीला, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। मुमकिन है मैं बहुत जल्द आपका शहर छोड़ दूं। राना साहब सुनिए तो सही। राना साहब, मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूं, अभी और इसी वक्त। बराह करम आप अब रुईवाला की कोठी से निकल आइए। मैं रुईवाला की कोठी से निकल आया हूं। क्या मतलब? कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? दिलशाद, रूम नंबर 108। माई गुडनेस, मैं अभी आ रही हूँ, मेरा इंतज़ार करें, रोशीला ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। तालूत ने भी एक गहरी सांस लेकर रसूल रख दिया। आ रही हूँ, उसने अजीब से अंदाज में कहा। मुबारक, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यार तुम नाराज़ तो नहीं होगे? मेरा मतलब है। तालूत कुछ कहते कहते खामोश हो गया। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ और दफान हो रहा हूँ, मैंने कहा और तालूत हंसने लगा। मैं कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि तालूत और रोशीला की इब्तदाई गुफ्तगू ज़रूर सुनूंगा। चुनाचा मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मैं बेज़ाहर लिबास वगैरह तब्दील करके लेट गया, लेकिन मेरे कान बाहर होने वाली आहट पर लगे हुए थे। दफतन मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे की चाबी के सुराख से कोई अंदर झांक रहा है। नाइट बल्ब रोशन था। तालूत के अलावा और कौन हो सकता था? बदमाश इत्मीनान करना चाहता था कि मैं सो गया या जाग रहा हूँ। बहरहाल मैं सोता बना रहा और फिर हल्की सी कदमों की चाप दूर हो गई। तब मैं खामोशी से उठा, शाहिदाना का 2 शाला ओढ़ा और बाआहिस्तगी बाहर निकल आया। राहदारी सनसान पड़ी थी, लेकिन मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। मैं ठीक वक्त पर बाहर निकला। थोड़ी देर के बाद लिफ्ट से रोशीला बाहर निकल आई। एक पोर्टर ने कमरा नंबर 108 की तरफ उसकी रहनुमाई कर दी। दस्तक पर तालूत ने दरवाज़ा खोला। तब मुझे शाहिदाना के 2 शाले की एक और ख़ासियत मालूम हुई। उसमें महफूज होने के लिए ज़रूरी नहीं था कि मैं इतनी ही जगह से अंदर दाखिल हो सकूं जितनी मेरी जसामत है। मैं तालूत की टांगों के दरमियान से भी आसानी से निकल गया। गोया 2 शाला ओढ़ने के बाद जिसामत की कैद नहीं रहती।
रोशीला अंदर दाखिल हो गई और तालूत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रोशीला के चेहरे पर अजीब से तासरात थे। वो एक जगह खड़ी तालूत को घूर रही थी। क्या बात है मिस रोशीला, आइए, अंदर आइए, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले मुझे ये बताइए राणा साहब कि आपने मुझे इस काबिल क्यों नहीं समझा कि रुईवाला के मकान से निकलने से कबल मुझे फ़ोन कर लेते। दरअसल मिस रोशीला, रुईवाला की कमीनगी के बाद मेरी जुर्रत ना हुई कि किसी और से राब्ता कायम करूं। क्या कमीनगी की उसने? रोशीला चौंक कर बोली। कुछ नहीं, सिर्फ हमारे ऊपर डाका जनी का इल्ज़ाम लगाया है, 5 लाख रुपए और कुछ जेवरात वगैरह। वो कमीना, रोशीला दांत पीस कर बोली। जाने दो रोशी, उसे उसकी कमीनगी की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं उन लोगों को माफ़ नहीं करूँगा जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश में हिस्सा लिया, तालूत ने कहा। रुईवाला बेहद कमीना है, लेकिन तुम सबको एक ही खाने में ना तोलो डार्लिंग। मैं तो तुम्हारी दीवानी हूँ। मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए उसके पास इसीलिए छोड़ दिया था कि मैं तुम्हारे लिए मुनासिब इंतज़ाम करूँ। बस इतनी सी देर में सब कुछ हो गया। तो तुमने मेरे लिए क्या इंतज़ाम किया है? कम वक्त ना जाने क्यों ज़िंदा है मेरी नानी अभी तक। बस वो सब की तरफ से मशकूक है, पैसे की लालची है। मैंने उसे मोटी रकम दी, तब जाकर तैयार हुई। मैं तुम्हें उसके बदले में 10 गुना रकम दूंगा। रोशी, दौलत की फ़िक्र मत करो। मुझे तो बस तुम्हारी फ़िक्र है, और किस बात की फ़िक्र हो सकती है मुझे? रोशीला ने तालूत के कंधों पर हाथ रखकर उसे नीचे गिरा दिया। उसी वक्त मेरे कान में एक सरगोशी सुनाई दी। उसके बाद यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है मोहतरम आरिफ साहब, और मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मैंने पलट कर देखा, रासम मेरे नज़दीक खड़ा था। ओह तुम, मैंने हैरत से कहा। तशरीफ़ लाइए, रासम ने कहा और मेरा बाजू पकड़कर एक झटका दिया। दूसरे लम्हे में मैं अपने कमरे में था। यकीनन ये तालूत की बदमाशी थी। उसने रासम को हदायत दे दी होंगी और रासम मेरी चौकीदारी कर रहा था। बहरहाल उसके बाद मैं खुद भी वहाँ नहीं रुकना चाहता था, इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं हुआ। लेकिन दूसरी सुबह रोशीला नाश्ते में हमारे साथ थी। मिस रोशीला, आप कब तशरीफ़ लाईं? मैंने पूछा। बस सुबह ही सुबह, पता मालूम करके आ गई। तालूत ने मुझे आंख मारकर एक मखसूस इशारा किया और बोला, मिस रोशीला बेज़िद हैं, सेक्रेटरी के हमें अपने साथ ले जाएं और हम इनके साथ ही क़याम करें। मैं तालूत की बात समझने की कोशिश कर रहा था कि तालूत ने एक बार फिर होंठ सकोड़ लिए, गोया रोशीला से बेजारी का इजहार कर रहा था, और मैं इसकी बात बखूबी समझ गया और मेरे जहन ने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। सेठ रुईवाला के रवैये के बाद भी आप इस बात पर गौर करेंगे राणा साहब, मैंने खुश्क से अंदाज में कहा। सेठ रुईवाला में और मुझ में फ़र्क है गोलड भाई, रोशीला ने किसी कदर तेज़ लहजे में कहा। जी हाँ, वो फ़र्क मुझे मालूम है, बनतबैन ने तलख लहजे में कहा। क्या मतलब, क्या कहना है चाहते हैं आप? रोशीला तंग कर बोली। बस मेरी ज़ुबान ना खुलवाइए मिस रोशीला, मैं आप दोनों के फ़र्क को बखूबी जानता हूँ। आप में और रुईवाला में 1 लाख और 4 लाख का फ़र्क है। आपकी हैसियत सिर्फ 20% है। एक लम्हे के लिए रोशीला का चेहरा फ़क हो गया, लेकिन उसने संभलने में देर नहीं लगाई। अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आए और फिर वह तालूत के कंधे पर सर रखकर रोती हुई बोली, डार्लिंग, तुम मेरी तौहीन बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हारा सेक्रेटरी क्या कह रहा है? सेक्रेटरी क्या कह रहे हो आखिर? खुलकर क्यों नहीं कहते? तालूत ने कड़क कर कहा। हजूर राणा साहब, जो कुछ अर्ज कर रहा हूँ दुरुस्त ही है। खुद सेठ रुईवाला ने मुझे बताया था कि उसने 10% की ऑफ़र मुझे भी दी है। उसने कहा कि उसने मिस रोशीला के ज़रिए आपको फांसा है। 5 लाख में से 1 लाख रोशीला का है। और हजूर राणा साहब, मैंने इन दोनों की गुफ्तगू भी सुनी है। कहिए तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहराऊँ? क्यों मिस रोशीला, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सेठ रुईवाला ने इस वक्त डाका जनी की अदाकारी नहीं की जब आपने चलते वक्त उनसे 1 लाख रुपए का मुतालबा किया था। आपको मालूम नहीं, मैं राणा साहब की दोस्त भी हूँ। मैं उनके सारे मफादात की निगरानी करता हूँ। चुनाचा मैंने आपकी और उनकी गुफ्तगू टेप भी कर ली है। ये झूठ है राणा साहब, आपका सेक्रेटरी झूठ बोल रहा है, रोशीला ने घबराए हुए अंदाज में कहा। सेक्रेटरी में यही एक खूबी है मिस रोशीला कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तो आप पर करोड़ों खर्च करने को आमादा था, लेकिन आपने अपनी कीमत बहुत कम लगाई। मेरा ख्याल है आप नाश्ता करके फ़ौरन यहाँ से निकल जाइए, वरना मैं आपकी आवाज़ों का टेप पुलिस के हवाले कर दूंगा।
रोशीला जल्दी से खड़ी हो गई। उसने नाश्ता अधूरा छोड़ दिया और फिर वो तेजी से बाहर निकल गई। अब उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था, कहती भी तो क्या। सारी पोल खुल गई थी। तालूत ने एक कहका लगाया और मेरी पुश्त थपकते हुए बोला, यार बड़ी खूबियों के मालिक हो, बंदा परवरी है हजूर नवाब साहब, लेकिन खादम से क्या अक्लबंदी सरदर्द हुई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मौका शनासी। फौरन मेरा मकसद समझ गए। दर हकीकत मुझे इस औरत से कोफत होने लगी थी और मैं इसे बुलाकर अपनी हमाकत पर खुद ही शर्मिंदा हो रहा था। क्यों खैरियत? मैंने हंसते हुए कहा, यार औरतपन नाम को नहीं है, इंतहाई लच्छर अंदाज है। इसकी मौजूदगी में खुद मुझे अपनी मर्दानगी पर शक होने लगता है। मुझे ऐसी औरतों से नफरत है। मैंने फौरी तौर पर फैसला किया कि कोई ऐसी कोशिश की जाए कि अब वो इधर का रुख ना करे। मेरा ख्याल है हम कामयाब हो चुके हैं, तालूत ने जवाब दिया। मैं हंसता रहा। बहरहाल मालूम होता है रात सख्त गुजरी है। बस यार याद ना दिलाओ, ना जाने किस तरह बर्दाश्त किया है। यूँ समझो अपनी हमाकत की सदा भुगतना रहा हूँ। खैर फिलहाल वो नहीं आएगी, लेकिन उसे लिख लो, पीछा भी नहीं छोड़ेगी आसानी से। नहीं, अब मैं खुद पीछा छुड़ा लूँगा। कम से कम एक बात तो सामने आ गई। अब वो किस मुँह से अजहार उल्फत करेगी? इसी मुँह से जिससे वह सब के सामने फिल्मी हीरो से करती है। मैं हीरो नहीं विलन हूँ। चलो नाश्ता करो। इसकी मौजूदगी में मैंने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। और सच पूछो आरफ, तो ये भी मैंने उससे इंतकाम लिया है। उल्लू की पट्टी ने 1 लाख की हैसियत मुझसे ज़्यादा समझी थी और अपनी दानिस्त में मुझको बेवकूफ़ बनाया था। बहरहाल मुझे खुशी है कि अब ज़माना साद होते जा रहे हो, मैंने कहा और वो नाश्ता करने लगा। ठीक 10 बजे किसी ने तालूत के दरवाजे पर दस्तक दी और मैं उठ खड़ा हुआ। हमारा अंदाज़ा दुरुस्त ही था, वो नूरी ही थी। हेलो नूर, मैंने मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया। नूरी ने हम दोनों को सलाम किया और झटकती हुई अंदर दाखिल हो गई। हम बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, तालूत ने उसे बैठने की पेशकश करते हुए कहा। तअज्जुब है, नूरी बड़बड़ाई। क्यों, इसमें तअज्जुब की क्या बात है? नूरी ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और फिर गर्दन झुका ली। हम दोनों उसकी शक्ल देख रहे थे। तुमने जवाब नहीं दिया नूर, तालूत ने कहा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे कुछ साफ साफ गुफ्तगू कर लूं। इजाज़त है, लेकिन इससे पहले ये बताओ कि नाश्ता कर चुकी हो या नहीं? कर चुकी हूँ। चाय पियोगी या कोई ठंडी चीज़? किसी शय की हाजत नहीं, उसने जवाब दिया। ज़ाहिर है हाजतमंद तो हम थे जो तुम्हें तलाश करते हुए तुम्हारे घर खाने पर पहुंच गए, तालूत ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। नूरी ने उसकी शक्ल देखी। ना जाने क्या सोचकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं अपनी इस खुशकिस्मती को याद करके थोड़ी देर के लिए खुशी हासिल कर सकती हूँ, इसे बरकरार रहने दीजिए। खैर कुछ ना कुछ खाओ पियो, अब वो साफ साफ गुफ्तगू शुरू कर दो, तालूत ने कहा। राणा साहब, सलीम साहब, खुदा ने ज़मीन पर इंसानों की पैदाइश की जिस मसरहत से की, वो कुली तौर पर हमारी या कम से कम मेरी समझ में नहीं आ सकती, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। हाँ, मुसलमान होने की हैसियत से इस बात पर यकीन रखती हूँ कि इसमें मसलहत ज़रूर पहना होगी। उसने इंसानों के एक अंदाज में एक जैसा पैदा करने के बाद उनकी हैसियत में तखफीफ की, इस पर भी ज़हनी तरद्दुद का शिकार होता है। लेकिन इंसानी जहन को इतना ही कुछ कैद कर दिया गया है जितनी ज़रूरत समझी गई। इसलिए अगर अखराजा समझ में ना आए तो उसे भी मसलहत का दर्जा दिया जा सकता है। हाँ, आम सी बातें जहन में ज़रूर आ सकती हैं और उनसे इनकार एक अहमकाना कोशिश है जिसका सर पाँव नहीं। नूरी चंद लम्हात के लिए रुकी। हम उसकी तरफ मतवज्जा थे। उसने फिर कहना शुरू किया। कुदरत ने यकीनन तमाम कारखाने अपने हाथ में रखे हैं। इंसानों को यूं तो बहुत से दर्जे दिए गए हैं, लेकिन उनमें खालिस दुनियावी 2 दर्जे हैं, अमीर और गरीब। फ़लस्फ़ों और दूसरे लोगों ने यूं कहकर दिल को तसल्ली कर ली कि इंसान अपनी ज़ात, अपनी फितरत से बड़ा होता है, दौलत की कोई अहमियत नहीं। बिलाशुबा ये ख्याल की अज़मत है, खूबसूरत अल्फाज हैं, लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। कोई शख्स सिर्फ ज़ात की असमत से आला हसीयत नहीं हासिल कर सकता। वो लोग जो फितरतन भी अजीम हैं और दौलतमंद भी, वो यकीनन आम इंसानों से अरफा हैं। राना साहब, मैंने दुखों और तंग दस्ती में आँख खोली। ज़िंदगी के किसी दौर में हमने खुद को मुकम्मल ऐशो इशरत में नहीं पाया।
ताहम चंद लम्हात सुकून के ज़रूर मैसर हुए हैं। मेरी जहनी परवरिश इसी हाल में हुई जिसमें मैं आज तक हूँ। इसलिए जब मुझे कोई ठुकराता है, धत्कारता है या किसी और तरीके से परेशान करता है तो मुझे कतई हैरत नहीं होती। मैं जानती हूँ कि कुदरती तौर पर मेरी यही हैसियत मुतअय्यन की गई है और मुझे ये हैसियत कबूल करनी चाहिए। बाबू खान से पहले भी बहुत सी बुरी निगाहों ने मुझे छुआ है। मैं मदाफत करती रही हूँ और मेरा हक है, लेकिन कहीं भी किसी भी हालत में मेरी मदाफत शिकस्त भी खा सकती है। मैं इस शिकस्त को भी अपनी हैसियत समझ कर कबूल कर लूँगी और चंद रोज़ के दुख के बाद मुझे कोई एहसास नहीं रहेगा। तो राना साहब, आप साहिब सरवत हैं। मेरी जो हैसियत है कुछ मैंने उस वक़्त बताई है, कुछ का अंदाज़ा आपने मेरे घर से लगा लिया होगा। कल के खाने की आपने मुनासिब कीमत अदा कर दी और मुझे इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि मैंने कुछ रुपए बमुश्किल तमाम कर्ज हासिल करके खाने का इंतज़ाम किया था। मैंने 100 रुपये के नोट से सब के कर्ज अदा कर दिए। मेरे पास कुछ रुपए बच गए हैं जिन्हें अगर आप चाहें तो बख्शिश के तौर पर मुझे दे दें, वापस लेना चाहें तो पेशे खिदमत हैं। मेरे लिए ये मुनाफा काफ़ी है कि आप जैसे अजीम लोगों ने मुझसे कोई काम लेकर मुझे इज्जत बख्शी। हाँ, अगर मुनासिब समझें तो मुझे इस तवज्जो की वजह बता दें जो आप मुझे देते रहे हैं और दे रहे हैं। सेक्रेटरी साहब ने भरे मुंह से मुझे बहन कहा है। उनकी हैसियत पर तो अभी तक मुझे शुबा नहीं, हालांकि बहुत सी ज़ुबानों ने मेरे लिए ये लफ्ज़ निकला है। खुद बाबू खान ने भी एक बार अब्बा मियाँ के सामने मुझे बहन कहा था। लेकिन बहरहाल हर लफ्ज़ एक हाजत होता है। राना साहब, अगर मैं आपको पसंद आ गई हूँ, अगर आप मुझे खिलौना बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो क्या मुझे एक दरख्वास्त करने का हक़ देंगे? उसने खामोश होकर डुबडुबाई आंखों से हमें देखा और जब हम कुछ ना बोले तो कहने लगी, अभी मैं ज़िंदगी से जदोजहद कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि एक औरत हूँ। औरत मर्द के लिए उसे एक ना एक दिन मर्द की बिस्तर की ज़ीनत बनना है, ख्वा अपनी मजबूरी या ज़रूरत के तहत, या फिर अगर खुशबख्त हो तो इज़्ज़त व एहतराम और मज़हब के इजाज़त के साहब। राना साहब, ज़मीर में अभी कुछ ज़िंदगी बाकी है, अभी कुछ आरज़ुएँ सिसक रही हैं। उन्होंने दम नहीं तोड़ा। जब ये आरज़ुएँ आखिरी सांस लेकर दम तोड़ देंगी तो खुद को दुनिया के हवाले कर दूंगी और इस वक्त किसी को अपने करीब आने से नहीं रोकूंगी। मैं वादा करती हूँ राना साहब कि जब मुझे आरज़ुओं की लाश नज़र आ जाएगी तो सबसे पहले अपने आप को आपके ही हवाले कर दूंगी। मेरा वादा है राना साहब। इस दौरान मैंने तालूत के चेहरे की तरफ नहीं देखा था। अगर देख लेता तो यकीनन मुझे सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास हो जाता। मैं तो इस वक्त चौंका जब तालूत ने गुर्राते हुए अचानक झपट कर नूरी के बाल पकड़ लिए। तुझे किसने ये हक दिया जलील कि तू इंसानों को इस कदर नीच समझे? बोल, हमने तेरे साथ कौन सा बुरा सलूक किया? तेरी सोच इस कदर जलील है, गुमान भी नहीं था। तालूत ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया और नूरी कानून पर जा गिरी। तालूत मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला और मैं उछलकर खड़ा हो गया। मैं इसे हलाक कर दूंगा। इसने इंसानियत की इस कदर घनौनी तस्वीर दिखाई है कि तालूत फिर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन मैं उसके रास्ते में आ गया। मैंने उसे एक ज़ोरदार धक्का दिया। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये हमारी दुनिया की बातें हैं, मैंने तल्ख लहजे में कहा, और जो बातें मेरी समझ में ना आईं उनके बारे में तुम कोई इक़दाम नहीं करोगे। उसने हमें कितनी गालियां दी हैं, तुम्हें उनका एहसास नहीं। तालूत ने मुझे घूरते हुए कहा। उसके ख्यालात दुरुस्त हैं। काश तुम उसका वो लहजा सुनते जब बाबू खान उसकी असमत के दर पे था और ये उससे अपनी मुलाजमत की भीख मांग रही थी। उसका यही हासिल है तालूत। हमारे यहाँ औरत ऐसी ही मजलूम है, मगर हमने तो इससे कुछ भी नहीं कहा, हमने तो इससे कुछ भी नहीं चाहा, हमने तो इसकी इंसानियत की कोई तौहीन नहीं की। तालूत का रहा, हमारे जैसे दूसरे इंसानों ने उसके साथ यही सलूक किया है। ये हमारी अंदरूनी कैफियत से कब वाकिफ़ है? मैंने कहा और तालूत अदाए तदाल पर आ गया। तो क्या मुझसे गलती हुई? वो टूटी हुई आवाज़ में बोला, नहीं, ये बेचारी अगर इसकी आदि भी ना हुई होगी तो अब हो जाएगी। मैंने कहा और तालूत की आंखों से आंसू उबल पड़े। वो घुटनों के बल कालीन पर बैठ गया और उसने आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ाकर नूरी के पांव पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दे मेरी बहन, मेरी नूरी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ ज़्यादती की है, मुझे माफ़ कर दे।
नूरी ने जल्दी से पांव सकोड़ लिए। उसकी आंखों में हैरत के आसार थे। वो फटी हुई आंखों से हमें देख रही थी। फिर अचानक उसके चेहरे पर बेपनाह खुशी उभर आई और उसका चेहरा अनोखे रंग में चमकने लगा। और फिर उसने तालूत के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरे मुंह पर इतने थप्पड़ मारो भैया कि मेरी शक्ल बिगड़ जाए, मुझे मार मार कर लहूलुहान कर दो, लेकिन अल्लाह के वास्ते मुझे ये बिल्कुल सच सच बता दो, क्या नूरी तुम्हारी बहन बनने के लायक है? क्या मैं इस काबिल हूँ कि कोई मेरी तरफ तवज्जो दे? मुझे बताओ, मैं क्यों इस काबिल हूँ? मैंने खुद जिंदगी भर सड़क पर पड़ा हुआ एक पत्थर समझा है। अचानक मेरी हैसियत क्यों बदल गई? मेरे अंदर कौन सी तब्दीलियाँ हुई है? नूरी तालूत को झुझूरते हुए बोली। नूर आओ बैठो, आओ नूर, हम तीनों एक दूसरे को अपने बारे में बताएं। हम लोग अपनी तसल्ली करने की कोशिश करें, लेकिन नूरी, मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक करूं। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो नूरी। तुम्हारे इस थप्पड़ ने ही मुझे तुम्हारे खलूस का यकीन दिला दिया भैया। तुम्हारे थप्पड़ ने ही मेरी ढारस बंदाई है। अब मैं तुम्हारे सामने बेशर्मी की बातें कभी ना करूंगी। अब मैं एक बेसहारा आवारा किस्म की लड़की नहीं हूँ। अब मैं एक एक्स्ट्रा गर्ल नहीं हूँ जिसे स्टूडियो के चपरासी से लेकर माल तक का लूट लगा माल समझते हैं। अब मैं एक बाहसियत औरत हूँ। भैया, तुम मुझे चाहे जितने थप्पड़ मार लो, लेकिन मेरे इस तसव्वुर को ना तोड़ना कि अचानक मैं बड़ी बन गई हूँ। नूरी ने लिहाजत से कहा और तालूत ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बेहद जज्बाती हो रहा था। हम इंसान जज्बात से किसी कदर खाली नहीं होते। हमने अपनी कफ़ियात बदल ली हैं। हम सख्त बेहिस हो गए हैं। हमने जदीद बनने की कोशिशों में खुद पर ना जाने कितने लिबादे डाल लिए हैं। लेकिन एक वक्त होता है जब हमारी असलियत उभर आती है, और इस वक्त हम मामूली इंसान होते हैं, हकीकी इंसान होते हैं। मैं फिर भी तुमसे बाज़त ख्वाह हूँ नूरी, लेकिन हमारे खलूस, हमारी मोहब्बत पर भरोसा करो। हम तुमसे कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश के बारे में कभी नहीं सोचते रहे। बस उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। उन्होंने इस वक्त तुम्हारी और बाबू खान की गुफ्तगू सुनी थी, जब बदमाश बाबू खान शराब के नशे में इंसानियत के रिश्ते भूल गया और तुम उससे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, अपनी नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ मांग रही थी। नूरी, इन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और मैंने तुम्हें बहन बनाने का फ़ैसला कर लिया। हमारी आज तक की तवज्जो सिर्फ इसीलिए थी। यकीन करो, इसमें कोई खोट नहीं है। मैं भी बेकसूर हूँ भैया। मैंने दुनिया का सिर्फ एक पहलू देखा है, हिर्स व हवस से लबरेज। कोई बेमकसद किसी से बात नहीं करता। कहीं जिन्स की तलब है, कहीं दौलत की। तुम कहाँ से आए हो भैया, मुझे नहीं मालूम। मैं तो इस नेकी को याद करने की कोशिश कर रही हूँ जिसके इवज़ तुम मुझे मिले हो। मैं खामोश था। जब वो दोनों जज्बात में डूबकर खामोश हो गए तो मैंने नूरी से कहा, नूर, वादा करो कि अब हमें झूठा नहीं समझोगी। नहीं सलीम भैया, कभी नहीं, खुदा की कसम कभी नहीं। नूरी ने खलूस से कहा, और ख़ुद भी किसी मामले में झूठ नहीं बोलोगी। वादा भैया, आप नूरी को झूठा नहीं पाएंगे। नाश्ता करके आई हो? मैंने अचानक सवाल किया। नहीं, उसने शर्माते हुए अंदाज में गर्दन हिला दी। हूँ। तालूत खड़ा हो गया। उसने घंटी बजाकर वेटर को बुलाया और उसे नाश्ते का आर्डर दे दिया। नूरी की गर्दन शर्म से झुकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर नुमायां तब्दीली नजर आ रही थी। सिर्फ चंद मिनट कबल उसके चेहरे पर अजीब सी खुश्की और बेनूरी थी, लेकिन अब एक अजीब सी जाज़बियत और मलाहत पैदा हो गई थी, जैसे उसे अचानक सुकून मिल गया हो, जैसे मंजिल से मायूस मुसाफिर को गैर मुतवक्का तौर पर निशाने मंजिल मिल गया हो। ये इस लड़की की सादगी थी। उसने इस अजनबियों पर भरोसा कर लिया था। उसके बाद उस वक़्त तक खामोशी रही जब तक वेटर नाश्ता लेकर ना आ गया। शुरू करो नूर, मैंने कहा, और हम दोनों भी उसके सामने खिसक आए। आप भी लें भैया, नूरी ने शर्माई हुई आवाज़ में कहा। हम दोनों नाश्ता कर चुके हैं, तुम हमारे लिए चाय बना दो, मैंने कहा, और नूरी ने नफासत से हमारे सामने चाय बनाकर पेश कर दी। नूरी खामोशी से नाश्ता करती रही और फिर वो नाश्ते से फारग हो गई और फिर बर्तन एक तरफ सिरका दिए गए। नूर, तालूत ने चंद मिनट के बाद उसे मुखातिब किया। जी भैया, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हारे जहन में हमारी तवज्जो नहीं खटक रही होगी, इसलिए हमसे आने की गुफ्तगू शुरू कर दो। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and